अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना ख्याबान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवदी साहब। मुजम्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात अली अमीन गंडापुर के हवाले से तहरीक इंसाफ एक बार फिर से बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है। बकौल अली अमीन गंडापुर के अब तहरीक का आगाज़ करेंगे और 90 रोज़ की तहरीक का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि हर सूरत इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाएंगे और हर एक मुल्क के कोने कोने में जाना पड़ा तो जाएंगे और हुकूमत जाती है हमारे हाथ से तो जाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें की हम मुजम्मिल साहब तहरीक अली अमीन गंडापुर साहब ने। पता नहीं अब इस बार उनकी इन स्टेटमेंट्स को सीरियस लेना चाहिए या नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। मेरे ख्याल से आप बेहतरीन तज्जिया करेंगे इस पर। हाँ, जब बुरा काम कराना है तो मेरे से करा लें, जब तारीफें करनी है पीटीआई की तो आप खुद कर लें, जब तनकीद करानी है तो मेरे से करा लें, ताकि आपकी फॉलोइंग में कमी ना हो। ठीक है ना पीटीआई की। ये बड़ा जरूरी है कि आप नजर डालें। हालांकि आपको कहना चाहिए था कि गंडापुर साहब एक फिक्स मैच के तहत लाहौर आए, बिल्कुल आए, सेटलमेंट के तहत। आपने इंट्रो में नहीं कहा। अगर कोई और होता है, कोई और बात होती तो आप टका के कहती ना। देखें मैं तो अली अमीन गंडापुर के हवाले से मुसलसल जो है वो तनकीद करती हूं। ये है कि मिर्जा अफरीदी साहब के फार्म हाउस पे शानदार कवाली नाइट हुई है। मिर्जा अफरीदी, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, इस नाम से हकीकत आश्कार हो गई ना। जिक्र तो नहीं ना किया कि मिर्जा अफरीदी के फार्म जिस मेरे तो पर जलते हैं मेरे तो पर जलते हैं। जिस तहरीक का आगाज मिर्जा अफरीदी साहब के फार्म हाउस पे कवाली नाइट से हुआ है, कवाली नाइट, उसकी इंतहा किस म्यूजिकल कॉन्सर्ट पे होगी, मैं कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता। नहीं बात भी तो करनी है हमने। प्रोग्राम का आगाज इसी से है, हमने आज इसको छोड़ना नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की मीटिंग थी, किस तरह से कवाली हुई, एंजॉय किया गया। लेकिन इमरान खान की रिहाई को 90 रोज पे डाल दिया, ये कोई बात हजम नहीं हो रही। अच्छा, बहुत हजम, जैसे कल ही रिहा हो सकते थे। 90 रोज बाद नजर तो आए, सीरियसनेस तो नजर आए। एहतजाज तो 5 अगस्त की हम सुन रहे थे कि जी डेडलाइन है, 5 अगस्त को होगा एहतजाज और पूरे मुल्क में होगा। और अब तो देख लेना 90 रोज का अल्टीमेटम देखे तो साइड पे हो गए गंडापुर साहब। ये क्या करने की कोशिश है? आप में देखिए, पहली बात ये है कि तहरीक का आगाज मिर्जा अफरीदी साहब के फार्म हाउस पे कवाली नाइट से हुआ है। हाँ, सुन लिया ना। तो ठीक है, लाहौर के 5 स्टार होटल्स में कमरे दिए गए हैं जिनकी पेमेंट मिर्जा अफरीदी साहब ने की है जी। सुबह गाड़ियों में पेट्रोल मिर्जा अफरीदी साहब ने डलवाया है और फिर ये सब वापस चले गए जी। ठीक है, एक एंजॉयमेंट की रात थी, कवाली नाइट थी, सब ने सरूर में, और उस मौके पर ये गुफ्तगू भी कुछ हुई जो आपने सुनी। अब मिर्जा अफरीदी साहब वही हैं जिन्होंने 9 मई के बाद वर्ल्ड टूर पे चले गए थे और मजम्मत कर दी थी और कहा था कि ये बड़ा गलत किया है पीटीआई ने। एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, सीधी तरह बात करें ना, बस एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं। बिल्कुल ठीक है, सारी एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, कौन नहीं है एस्टैब्लिश, सब अल्लाह के बंदे हैं और सब एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं। ठीक है ना, पूरी पीटीआई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की बंदे है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि मैंने कल भी कहा था कि गंडापुर साहब का ये जो दौरा लाहौर है, ये एस्टैब्लिशमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के साथ एक फिक्स मैच है, ट्रिप ऑफ एंटरटेनमेंट। उनको आने दिया जा रहा है, उनके आने में कोई रुकावट नहीं है। वो आएंगे, वो अपना कवाली नाइट में शिरकत करेंगे, कवाली नाइट के बाद वो अगले दिन सुबह गुफ्तगू करके मोटरवे से वापस इस्लामाबाद चले जाएंगे। और आप देखें सादा ऐसे ही हुआ, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो पंजाब हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट की तबीयत पे ग्रां गुजरे। नहीं, ऐसी बात नहीं की, नहीं ऐसी कोई बात नहीं की। भले सुन ले, अली अमीन गंडापुर गरज बरस के तो बोले। आप जिस कदर तड़फ रही हैं, नहीं मैं नहीं उससे तो लग रहा है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। हमारे सियासतदान अवाम के जज्बात से कितने बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, उन्हें कितना बेहतरीन तरीके से पता है कि हमने किस तरह से पहला शॉट सुनाए। गंडापुर साहब ने कहा, क्या सुन ले। करना है, ठीक है, मुकाबला करेंगे, हम मुकाबला कर भी रहे हैं, लेकिन अपनी फराए से रूगर्दानी आप नहीं कर सकते। आप आए, बैठे, बात करें, दलाइल पे बात करें। आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप, मैं तैयार। आप देखें, चंद दिन पहले खान साहब ने कहा है कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो गया। अडियाला से कहा गया, वो कहते हैं आए, बात करें, दलाइल से बात करें, हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। देखें, जिस तहरीक का आगाज़ ही मुज़ाकरात की दावत से हो रहा हो, वो एहतजाजी तहरीक तो नहीं है, वो मुफाहमती तहरीक है, वो कोई मुज़ाहमती तहरीक तो नहीं है। मतलब जो आगाज़ है, जिस तरह, मेरा मतलब है कि वो कह लेंगे कि हम लाहौर आए, हमने लाहौर फतह किया, कवालियाँ सुनी, वापस चले गए,
पर मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे ना एस्टेब्लिशमेंट को इतराज़ है, ना हुकूमत को इतराज़ है, ना मरीम नवाज़ को इतराज़ है। और अगर इस तरह गंडापुर साहब पूरे मुल्क का भी चक्कर लगा लें तो किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा, और इस तरह की तहरीक जो है वो सबको चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद होगी। मतलब जलसे में, किसी कॉर्नर मीटिंग में, प्रेस ब्रीफिंग में बात करने से पहले स्क्रिप्ट अगर एस्टेब्लिशमेंट से अप्रूव्ड है तो उस पर एतराज़ नहीं। अगर वेन्यू एस्टेब्लिशमेंट से अप्रूव्ड है, अगर एक्टिविटी एस्टेब्लिशमेंट से अप्रूव्ड है, अगर तो फिर आप कुछ भी बोलें, तो किसी फिर भी आप तरह बढ़ के मारे, किसी को क्या, फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो देखें, उन्होंने तो खान साहब की नफी की ना, कुछ भी कैसे बोले। उन्होंने कहा आए मुज़ाकरात करें। खान साहब कहते हैं मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया है, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। कह रहे हैं खान साहब कहते हैं फैसला साजों से बात करने के लिए तो तैयार। खान साहब ने तो कहा है अब फैसला साजों से भी बात नहीं होगी। की स्टेटमेंट देखें, गंडापुर वही बात कर रहे हैं जो कोट लखपत के कैदी कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। गंडापुर वही बात कर रहे हैं जो कोट लखपत के शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद उर्शीद, उमर सरफराज चीमा ने खत लिखा है ना, जिसको मुस्तरद कर दिया बानी ने और कहा कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम तहरीक चलाएंगे। तो मेरे ख्याल में गंडापुर ने आगाज़ ही इमरान खान की नफ़ी से किया। वैसे तो आप देखें इस लाहौर में ही है अलीमा खान, इस तकरीब में कहीं नज़र आई, आलिया हमजा कहीं नज़र आई नहीं आई ना। तो ये एक गुड बॉयज़ का गुड शो था। पीटीआई में जो गुड बॉयज़ हैं, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो गुड बॉयज़ हैं, जो निज़ाम के हामी हैं, जो निज़ाम के साथ चल रहे हैं, उनका एक गुड शो था जिसको हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल थी। जो हर वक्त कहते हैं यस सर। नहीं, ये नहीं वो कहते हैं, वो कहते हैं वी आर विद यू सर। ठीक है ना, वहाँ से पकड़े बातें की हैं, मैंने भी यही कहा था। ठीक है ना। बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब ने जो मुखालफत की बात हो रही थी ना, उस पर भी उन्होंने क्लियर किया कि पार्टी में इख्तलाफात का बयानिया फैसला साजों की साजिश है। अब मैं ये समझ नहीं पाई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा साहब अली अमीन गंडापुर के साथ कर क्या रहे हैं? कह रहे थे, वो कह रहे थे मैं साथ हूँ। इसका मतलब है कौन किसके साथ है? कितनी कंफ्यूजन है ना कि इमरान खान और पार्टी की क़यादत एक पेज पे आपको नजर नहीं आती। नहीं, यहाँ तो सारी क़यादत नजर आ रही ना, बैरिस्टर गौहर से लेके सलमान अकरम राजा से लेके बच्चर से लेके गंडापुर से लेके शेख वकास अकरम, जरताज गुल, कौन नहीं है यहाँ? एक आलिया हमजा और अलीमा खान नहीं है, बाकी तो सब यहाँ मौजूद हैं। मेरी बात सुने ना, कौन नहीं है? परचम के साए सब एक है ना फिलहाल। मिर्जा आफरीदी के फार्म हाउस के साए तले सब अच्छा हम सब एक हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में ठीक है, इट्स अ गुड स्टार्ट। 12 जुलाई को आपने एक कवाली नाइट से स्टार्ट लिया है, 3 माह का कहा है, वो 12 अक्टूबर बनती है। मैंने हिसाब लगाया है 90 रोज़ की तहरीक। 12 अक्टूबर को एक बड़ा म्यूजिकल कॉन्सर्ट किया जा सकता है इस तहरीक के अख्ताम पर। असल जो मुद्दा है ना, उससे तहरीक इंसाफ हट चुकी है और वो है इमरान खान की रिहाई। उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप बताएं, इस तरह के बड़े बड़े फार्म हाउसेस के लेविश खानों और बेहतरीन खानों और शानदार कवालियों से इमरान खान रिहा हो जाएगा? सब एक मेरा एनालिसिस है। नहीं, इमरान खान रिहा हो जाएगा। एक मेरा एनालिसिस है। ये आपका भी है। पावर शो था। हालांकि शो में एनालिसिस करने का सिर्फ मुझे इख्तियार है। आपको इख्तियार है, लेकिन आप ये जरा बड़ी गौरतलब बात है क्योंकि अक्सर आप ना थोड़ा सा मिस कर जाते हैं। क्या? आप बड़ी जो है ना बारीक बीनी से चीजों को उस तरह से परख नहीं पाते। ये बेसिकली अली अमीन गंडापुर का ना एक मैसेज था पंजाब गवर्नमेंट के लिए, क्या कि हमें इजी ना लें। हाँ, हम आपके साथ मिलकर नहीं है, आपसे ऊपर हमारा मैसेज समझ नहीं पाए। मैसेज था कि हम आपके साथ मिलकर खेलने को तैयार हैं, कि आप लेट्स प्ले अ फिक्स मैच। ये सिर्फ आपका ही नहीं, अब हमारे ऊपर भी एक आशीर्वाद है किसी का, तो यू नेवर नो कि आने वाले टाइम में पंजाब किसके हाथ में हो। कि जिस एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद आपके सर पे है, उस एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद हमारे भी सर पे। देखना ये पलड़ा किसका भारी होता है। ठीक है ना। नहीं तो फिर देखें ना जी, दोनों सेम पेज पर हैं, गंडापुर और मरियम नवाज। दोनों में क्या है? दोनों एस्टेब्लिशमेंट के, एक राइट पे है एक लेफ्ट पे, एक राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री है, एक लेफ्ट साइड ऑफ द हिस्ट्री। अब देखना यही है कौन कितना ज्यादा मतलब पुश करता है एस्टेब्लिशमेंट। कॉइन का चांद भी ऑपोजिशन का, टेल भी ऑपोजिशन की।
कॉइन का जौन सा मर्जी हिस्सा देख लो, वो ऑपोजिशन, वो एस्टेब्लिशमेंट का है। यही जो अपोजिशन के अरकान है पंजाब असेंबली में, हंसते मुस्कुराते कैसे डायलॉग भी उन्होंने किया और सारी उनके मामलात आज भी डायलॉग में बैठे हुए हैं, आज भी डायलॉग में बैठे हुए हैं, बड़े अहम मामलात तय पा रहे हैं। तो बड़ी तेजी से जो मुल्क की सियासत है वो लेकिन जिस दिन से अडियाला के कैदी ने कहा है ना मुज़ाकरात नहीं होंगे, तहरीक इंसाफ हर जगह एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में बैठी है। आप ये देखें कि पंजाब क्या है, मुअत्तल हो गए थे, 26 अरकान हो जाते, रेफरेंस चला जाता, हो जाता, ना बैठते मलिक अहमद खान के साथ, कहते हम आपके इस हुक्म को नहीं मानते, हम बाइकआउट करते हैं, हम नहीं जाते। क्यों जा रहे हैं मिन्नतें करके, उनके सामने पेश हो रहे हैं, हेयरिंग में वजाहतें दे रहे हैं, कमेटियों के साथ बैठ रहे हैं। क्या है, उन्होंने 3 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनी छीनी है ना सिर्फ पंजाब असेंबली में अपोजिशन से, मतलब गाड़ी छीन ली, दफ्तर छीन लिया 3 लोगों से, और कह रहे थे बाकी छीन लेंगे। आप स्टैंडिंग कमेटियां बचाने के लिए मलिक अहमद खान के साथ दोबारा जाके बैठ गए हैं ना। देखिए मुअत्तल होने की इन सबको पता था हम बहाल हो जाएंगे। जो पंजाब गवर्नमेंट ने ज़्यादा बड़ा वार किया है ना, देखें स्टैंडिंग कमेटियां आधी गवर्नमेंट की होती हैं, आधी अपोजिशन की होती हैं ना, 60-40 हो जाता है। अपोजिशन के कई अरकान कौमी असम्बली में भी और यहाँ पंजाब असम्बली में भी स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन हैं। तय हो जाता है आपस में कि इतनी स्टैंडिंग कमेटियां अपोजिशन ले ले, इतनी गवर्नमेंट ले ले। ये जो एपिसोड हुआ बजट तकरीर वाला, उसके बाद 3 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनी जो अपोजिशन के पास थी, उन स्टैंडिंग कमेटियों के इजलास में अपोजिशन के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आ गई और वहाँ गवर्नमेंट ने अपने बंदे लगाने शुरू कर दिए। इनको नजर आया कि हमसे तो स्टैंडिंग कमेटियाँ जा रही हैं और गाड़ियाँ, ड्राइवर, मरात निकल रही हैं हाथ से, ये जाके पंजाब गवर्नमेंट मलिक अहमद खान के साथ मुज़ाकरात में बैठ गए हैं। सिंपल क्या हुआ है, मतलब भच्चर साहब ने अगर गंडापुर को बुलाना था तो पंजाब असेंबली के बाहर बुलाते, ये आप पंजाब असेंबली के बाहर इजलास करते हैं ना, मलिक अहमद साहब ने अगर इनको मुअत्तल करना था तो वो इलेक्शन कमीशन वाली आपको धमकी याद होगी, तो फिर उस पर अमल दरामद कराते। नहीं, क्या जरूरत क्यों वेलकम किया पीटीआई वालों को? क्यों ऊपर से प्रेशर था तो किया ना? नहीं, कोई प्रेशर नहीं, जो धमकी से डर गया वो क्या कहते हैं, पंजाबी का एक मुहावरा है, मारे नालों डराया चंगा। जो धमकी से डर गया उसे मारने की क्या जरूरत है? जो धमकी से ही डर गए रेफरेंस की क्या कर रही है, ये तो हम पहले दिन से देख रहे हैं ना, 8 फरवरी के बाद से जब से इलेक्शन हुआ है। अगर तहरीक इंसाफ धमकी से ही डर जाए तो मारने की क्या जरूरत है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, गंडापुर, इस धमकी में तो गंडापुर की धमकी भी आ गई ना, बेरोज वाली, इसका मतलब सीरियस ही ना ले। आपने गंडापुर इस्लामाबाद से लाहौर आए जी, उन्हें कहाँ आना चाहिए था? वो अपने 26 मुअत्तल अरकान के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए थे ना, तो ये पंजाब असेंबली के बाहर इजलास करके वहाँ गंडापुर के उनके साथ, ये मिर्जा अफरीदी के फॉर्म हाउस पे कहाँ पहुँच गए? वहाँ इजलास करते, एहतजाज करते, जिसके कान पे जूं तक ना रही। हाँ, जिसकी गूंज सुनी, फिर आने भी ना देता ना कोई। मलिक अहमद बच्चर साहब को आपको याद होगा, असेंबली के हाथे से कितनी दूर एक दफा रोक भी लिया गया। अच्छा ठीक है ना, फिर आने भी ना देते। तो लेकिन बहरहाल 2 काम किए हैं इस दौरा लाहौर के दौरान। क्या? एक तो आपको पता है ना, बड़ी कोशिश की जाती है, हमेशा पीटीआई कोशिश करती है फजल रहमान साहब के साथ इत्तेहाद बनाने की। अब भी जब सेनेट इलेक्शन था, असद कैसर साहब एक वफद लेकर फजल रहमान साहब के पास गए कि सेनेट इलेक्शंस में ताउन करते हैं, देखिए ना, और कल गंडापुर साहब ने उनकी ऐसी तैसी फेर दी। उन्होंने अपने भाई का हवाला और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे मेरी पार्टी वाले कहते हैं कि आप गंडापुर फजल रहमान के खिलाफ बयान ना दें, लेकिन मैं देता हूँ, मैं अपनी पार्टी की नहीं मानता, मजबूर हूँ। नहीं, उसकी वजह समझे ना कि पीटीआई और फजल रहमान का इत्तेहाद ना हो, ये कौन चाहता है? गंडापुर हम बाहर हाँ अपने प्रोग्राम में नहीं, ये कौन चाहता है? गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत कि ऑपोजिशन। देखिए ना, हर हुकूमत, हर एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश होती है कि हमारे खिलाफ इत्तेहाद ना बने। तो वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। अच्छा नहीं, फजल रहमान बेशक हैं, लेकिन वो ये तो नहीं चाहेंगे ना कि पीटीआई और फजल रहमान इकट्ठे हो जाएं और फिर एक ताकतवर ऑपोजिशन बन जाए। दोनों अलग अलग रहेंगे तो इजी रहेगा ना डील करना। दिस इज कॉल्ड डर्टी पॉलिटिक्स। सुन लें इस हवाले से गंडापुर ने गंडापुर साहब ने कल वो काम भी एस्टेब्लिशमेंट का कर दिया कि कोई सेनेट के में कोई पीटीआई और फजल रहमान के दरमियान अगर कोई ताउन की राह बन भी रही थी असद कैसर साहब, तो वो कल उसके ऊपर ऐसी मोहर लगा के गए हैं कि दोबारा ये तो कोई जिक्र ना करे। क्या कहा है उन्होंने?
मौलाना फजल रहमान के बारे में मुझे टाइम में कहा गया कि जी आप इसके बारे में कोई बात ना किया करें। मैं नहीं करता। हमारी पार्टी ने कहा कि जी आप उससे बात ना करें, बीच में हमारे साथ भाई वो हमारे अलायंस में आएगा। मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है, लेकिन मैं चुप हो गया। अब ये जो कह रहा है कि पख्तूनख्वा में जैली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फॉर्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में, इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फॉर्म 47 है, ये खुद फॉर्म 47 है। और मैं यही बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है। आज ये तुम्हें चैलेंज है, हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा। मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा, तू नमाज पढ़ाएगा इसके बाद, पता तेरे पीछे नमाज भी होती है कि नहीं होती। और मैं सारे टीवी चैनल को लाइव कवरेज दूंगा। नहीं है कोई 300 कितने पोलिंग है ना, कैमरे लगाऊंगा, फिर जमाना जब्त है इसकी। वरना अगर ये वाकई मुफ्ती साहब की औलाद है तो ये चैलेंज कबूल करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। 30 पोलिंग स्टेशंस पे ना सिर्फ सीसीटीवी कैमरेज लगाऊंगा, उनके जरिए से पूरी आवाम को हकाइक भी दिखाऊंगा कि कितनी पॉपुलैरिटी चैलेंज तो अच्छा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर तो फजलुर रहमान साहब समझते हैं कि उनके साथ धांधली हुई है तो वो ये चैलेंज कबूल कर लें। यस, दे शुड एक्सेप्ट। इस चैलेंज को कबूल ना करने की मुझे तो कोई वजह समझ नहीं आती है। देखिए ना, फजलुर रहमान साहब का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि केपी में धांधली हुई है। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, केपी में पीटीआई जो जीती है वो धांधली से जीती है और एस्टेब्लिशमेंट ने उनको जान के ये मैंडेट दिया है ताकि पीटीआई को अकोमोडेट किया जा सके। और एस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ अपनी एक फ्रेंडली हुकूमत बनाई हुई है, कोई ऐसी इमरान खान की मुज़ाहमती हुकूमत वहाँ नहीं है। और वो ये बात हम समझते भी हैं कि वो एक फ्रेंडली गवर्नमेंट है। जो देखें ना, जैसे बजट पास हुआ, जैसे हर मौके पे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन करते हैं कि ये एक फ्रेंडली गवर्नमेंट है एस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ है कि ये एक जाली मैंडेट है। अब गंडापुर साहब और फजलुर रहमान साहब का एक ही इंतखाबी हल्का है, डेरा इस्माइल खां में जी। दोनों एक दूसरे के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ते हैं, दोनों एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं। गंडापुर साहब ये कहते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि हम जाली मैंडेट से जीते हैं या फॉर्म 47 से जीते हैं या धांधली से जीते हैं तो मेरा भाई जो एमएनए है जी, वो इस्तीफा दे देता है और फजलुर रहमान साहब उसके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ लें। हाँ। और सारे पोलिंग स्टेशन पे कैमरे लगाकर लाइव फीड दे दी जाती है और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेरा इस्माइल खां में करा दिया जाता है। अगर फजलुर रहमान साहब वो इलेक्शन जीत जाएं तो गंडापुर और उनका खानदान सियासत छोड़ देगा। और अच्छा अगर फजलुर रहमान साहब ये इलेक्शन हार जाएं तो फजलुर रहमान साहब सियासत छोड़ दें। अच्छा, मेरे ख्याल में अगर तो फजलुर रहमान साहब का ये मौक़िफ़ है कि गंडापुर जो हैं वो धांधली से जीते हुए हैं तो इट्स अ बड़ा फेयर कॉन्टेस्ट। लेकिन एक और बात भी तो है ना, फजलुर रहमान साहब कहेंगे कि गंडापुर वज़ारत आला से भी इस्तीफ़ा दे। ये इलेक्शन कराने के लिए एक निगरान और न्यूट्रल वज़ीर आला होना चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए कि मेरा मतलब फैसल उनका भाई तो बेशक इस्तीफ़ा दे दे लेकिन वो वज़ीर आला रहें। देखिए ना, वज़ीर आला का एक रोब दबदबा तो होता है। हम क्यों कहते हैं ज़िमनी इंतखाब ज़्यादा हुकूमत के हक़ में जाते हैं? इसलिए कि हुकूमत होती है। मान गया आज। अच्छा, क्योंकि हुकूमत होती है, लोगों का ट्रेंड होता है हुकूमत की तरफ। हुकूमत के पास 100 तरीके होते हैं ऑब्लाइज करने के। इंतज़ामिया हुकूमत के मतहत होती है, बिल्कुल ट्रेंड। अब चाहे हुकूमत इमरान खान की हो चाहे हुकूमत हो, ज़िमनी इंतखाबात का ट्रेंड अक्सर हुकूमत की तरफ जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर फजलुर रहमान साहब इसका ये जवाब दे सकते हैं कि गंडापुर साहब वज़ारत आला से भी इस्तीफ़ा दे दें और एक निगरान वज़ीर आला आ जाना चाहिए ताकि गंडापुर साहब इंतज़ामिया से अपनी मर्जी के अफसर ना लगा सकें, अपनी मर्जी का डिप्टी वो निगरान जो वज़ीर आला अपनी मर्जी का निगरान मतलब साहब वो निगरान वज़ीर आला नून लीग से होना चाहिए। नहीं, वो निगरान वज़ीर आला मेरा ख्याल है को हम स्विट्ज़रलैंड से इम्पोर्ट कर लेते हैं क्योंकि अगर पाकिस्तान में तो कोई होगा तो हम मानेंगे नहीं। तो फिर मेरा मतलब है अगर आप कहेंगे तो कासिम और सुलेमान को लगा देते हैं निगरान वज़ीर। आने तो दे, डर गई हुकूमत, डर गई। ठीक है ना, 90 दिन का अल्टीमेटम जो अली अमीन गंडापुर ने दे दिया ना, उसके बाद बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं कि या तो आर या तो पार। सुनने पहले उन्होंने क्या कहा है, वो अपने लिए कहा है, अपने टारगेट रखिए हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए। ये कैसी सियासत है इस मुल्क के अंदर, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और अगर नहीं है तो हम फैसला करेंगे कि सियासत करनी है या सियासत से तो काम नहीं बनता। तो फिर वो जो लाएमल आपके सामने आएगा तो हम आपको बात सियासत पे पहुंच गई है कि हम किस मुल्क में रहते हैं, या करनी भी चाहिए या सियासत या नहीं। तो यही तो तहरीक इंसाफ कब से सोच रही है। कहीं ना कहीं गंडापुर साहब को ये खतरा भी है कि 90 दिन में उनकी हुकूमत भी जा सकती है। ठीक है ना, तो जो वो 90 दिन की बात कर रहे हैं
वो मेरे ख्याल में इमरान खान ने तो कोई 90 दिन की तहरीक की बात नहीं की। नहीं, अगस्त की बात थी, उन्होंने कहा था मैं खुद अच्छा, लीड करूंगा इमरान एहतजाज खान को। की या अलीमा खान की तो किसी डेडलाइन में 90 दिन का जिक्र नहीं No. है। ये 90 दिन गंडापुर साहब ने निकाले हैं, और ये 90 दिन गंडापुर साहब के लिए ये हैं कि शायद वो देख रहे हैं कि सेनेट इलेक्शंस में डिबैकल हो जाएगा और उसके बाद उनको लिए शायद अपनी हुकूमत बचानी मुश्किल हो जाए। देखें, अगर सेनेट इलेक्शंस में पीटीआई के वोट टूट गए, अगर सेनेट इलेक्शंस में पीटीआई के टिकट ठीक ना हुए और पीटीआई टिकटों की तकसीम पर भी तकसीम हो गई और उसके बाद उसके वोट भी टूट गए, तो फिर गंडापुर साहब को अपनी वजारत आला संभालनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ी ख़तरनाक बात कही है। पीटीआई के उन्होंने अंदर कहा से है कि तब्दीली पीटीआई के अंदर से आनी चाहिए। इसका मतलब है फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के एक ऐसे वज़ीर आला की हिमायत करने के लिए तैयार हैं जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक टूट कर बाहर आए 20-25 लोगों का और उनका वज़ीर आला हो, और फजलुर रहमान साहब और सारी जो अपोजिशन है वहाँ नून लीग पीपल पार्टी उस वज़ीर आला की हिमायत कर दे। ये जो गंडापुर साहब गुस्सा कर रहे थे ना फजलुर रहमान साहब पे, ये बेसिकली वो फजलुर रहमान साहब का वो बयान था कि अगर कोई केपी में तब्दीली आनी भी है तो वो PTI तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आए। Yes. उनका ये मौक़िफ़ था कि हम अपना वज़ीर आला नहीं लाना चाहते, Yes. पीपल पार्टी ना लाए, नून लीग ना लाए, जो नेक्स्ट वज़ीर आला आना भी है वो पीटीआई के अंदर से ही आए। टेक्निकली वो पीटीआई के अंदर लोगों को ये पेशकश कर रहे थे कि अगर किसी के पास 20 MP हैं तो वो आए, हम उसको वज़ीर आला बना देते हैं जी। ठीक है ना। अब सूरत हाल ये है कि एक क्या 90 दिन की जो बात है, क्योंकि 90 दिन की बात इमरान खान ने नहीं की है, बानी पीटीआई ने कोई 90 दिन की डेडलाइन, बानी पीटीआई ने ये भी गंडापुर नहीं साहब की मुलाकात हुई है आए? लाहौर आने से पहले किसकी? गंडापुर की इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है? गंडापुर की इमरान खान से 6 महीने से मुलाकात तो नहीं ये हुई। किस वो कॉन्फिडेंस क्या की बेस बजट पे पास हो 90 गया मुलाकात नहीं हुई, बजट के बाद भी मुलाकात नहीं और हुई? तहफ़्फ़ुज़ात और इल्ज़ामात ये हैं कि कोशिश भी नहीं करते। नहीं, वो एक दिन मंसूर अली शाह की अदालत में पहुंच गए थे ना कि मेरी मुलाकात करा दी, उन्होंने कहा जाके दरखास्त दें रजिस्ट्रार को, वो दरखास्त आज तक लगी पीटीआई नहीं। के अपने अंदर बड़े इतराज़ात उठ रहे हैं कि अगर सीरियस हो मुलाकात के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक सूबे के वज़ीर आला को मिलने ना दिया जाए। अच्छा, अब टेक्निकली बात यह है कि मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने ये कहाँ से कहा कि हम 90 दिन बाद ये तय करेंगे कि सियासत करनी भी है कि नहीं करनी है। क्या इमरान खान सियासत छोड़ने का इरादा रखते हैं 90 दिन बाद? मतलब अगर ये आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। नहीं, अगर बानी पीटीआई ने सियासत करनी है तो तहरीक कामयाब हो या नाकाम हो उन्होंने सियासत जारी रखनी है। वो मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। नहीं, मैं ये मानता हूँ उनको सियासत जारी रखनी चाहिए। मैं गंडापुर की बात कर रहा हूँ कि वो किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि 90 दिन बाद हम ये फैसला करेंगे कि हमें सियासत करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये तो कोई मेरा मतलब है कि आपका ख्याल है अगर 90 दिन के अंदर 90 दिन बाद इमरान खान रिहा ना हुए तो पूरी तहरीक इंसाफ सियासत से अलहदगी का ऐलान कर देगी, सब इस्तीफे दे देंगे और आइंदा ज़िमनी इंतखाब भी नहीं लड़ेंगे। वो कहेंगे हम सियासत ख़त्म कर रहे हैं, आज से पार्टी ख़त्म करने का ऐलान कर देंगे। नहीं, नॉट पॉसिबल। तो फिर ये गंडापुर क्या कह रहे हैं कि हम ये फैसला करेंगे कि और वो कहते हैं जो मुझ पे भी इल्जामात लगते हैं ना, पहले आए और उसके पहले दलाइल दें। उस पे ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं, सुनवाएंगे आपको कि अली-अमीन गंडापुर ने क्या कहा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अली-अमीन गंडापुर ने दलाइल की बात भी की है, जो इल्ज़ामात उन पर लगाए जा रहे हैं उसके दलाइल उनके पास मौजूद होने चाहिए, जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं। जन साहब, बहरहाल ये दलाइल वो अपने पेश करते रहेंगे, इल्ज़ामात के बजट उन्होंने क्यों पास किया, सब कुछ क्यों किया। और आज पीटीआई ने ना जिन अरकान ने 26वीं आइनी तरमीम के हक़ में वोट दिया था, जिनमें वो खींची साहब थे और वो 3 MNA, तो उन तीनों को भी पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वो अपनी जगह भी एक अहम बात है, लेकिन गंडापुर को पार्टी से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि उन्होंने बजट पास किया है और उनसे तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लिहाजा मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि अभी वो लोग निकाले जा सकते थे, ज़ैन कुरैशी नहीं निकाला जा सकता और लोग नहीं निकाले जा सकते, कमज़ोर लोग निकाले जा सकते हैं। लेकिन हम आगे चलते हैं। आज सना एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी है कि भारतीय फ़ौज ने म्यांमार में को 150 ड्रोन हमले किए हैं। अब बर्मा म्यांमार एक इंडिपेंडेंट ख़ुद मुख्तार मुल्क है और उन्होंने बैनुल अक़वामी कवानीन की भारत ने ख़िलाफ़ वर्जी की है
और मोदी की ये तोसी पसंदीदा सोच है। 13 जुलाई को भारत ने ULFA के मुबीना कैंपस पर 150 इसराइली ड्रोन जो हैं वो चलाए हैं और इन इसराइली ड्रोन में एक उनका कमांडर भी जो है ULFA का एक कमांडर भी हलाक हुआ है। सवाल यही है कि मुझे लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी है और जो बार बार मोदी के लिए ये सवाल बन रहा था कि आप ऑपरेशन सिंदूर में नाकाम हुए हैं, पाकिस्तान ने आपको मारा है, तो अपनी पोजीशन को ठीक करने के लिए मोदी ने बिल्कुल अपनी जो इंडियन ऑडियंस है उसको सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने म्यांमार पर बर्मा पर हमला कर दिया है। अब सबको पता है कि बर्मा और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। ये ठीक है कि म्यांमार की जो फ़ौज है उसने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन उनकी फ़ौजी ताकत इतनी मजबूत नहीं है कि वो भारत का मुकाबला कर सकें। ना उनकी एयरफोर्स इतनी मजबूत है, ना उनके पास कोई ड्रोन्स हैं, ना उनके पास कोई मिज़ाइल हैं, ना उनके पास कोई बड़े और चीज़ें हैं कि वो भारत का मुकाबला कर सकें। तो म्यांमार पर जो ड्रोन हमले हैं, 150 ड्रोन मारे हैं उन्होंने। ये इंडिया ने वो नैरेटिव जो है वो चलाया है कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर में कि जी एक नया नैरेटिव कि जहाँ भी दहशतगर्द होंगे हम उन पर जाकर हमला करेंगे। तो टेक्निकली उन्होंने उन हमलों की वजह से अपने उस नैरेटिव को आगे चलाने के लिए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नाकाम हो गया, पाकिस्तान ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, तो अब उन्होंने सोचा किसी कमज़ोर दुश्मन मुल्क पे हमला करें ताकि जो हम पर जवाबी हमला करने की हिम्मत ना रखता हो। तो मोदी साहब ने आज म्यांमार और यानी कि बर्मा पर 150 ड्रोन मार दिए हैं। उन्हें पता है म्यांमार के पास ड्रोन नहीं है। पाकिस्तान होता ना अल-फतह वापस मारते, उनको पता है म्यांमार के पास एयरफोर्स नहीं है, म्यांमार जवाब नहीं दे सकता। वैसे म्यांमार और भारत का कुछ 1600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और उनके दरमियान डिस्प्यूट्स अपनी जगह मौजूद हैं वहाँ, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि ये इंडिया को अगर इस खित्ते में ना रोका गया तो वो इस तरह अपने कमज़ोर हमसायों पर इस तरह के हमले करेगा। पाकिस्तान को भी कमज़ोर हमसाया समझता था, लेकिन ना कभी चीन पर तो हमला नहीं किया इंडिया ने, बल्कि चीन से तो हमेशा सीज़ फायर की बात की जाती है। चीन से तो अभी भी जब SCO कॉन्फ्रेंस थी तो चीन से सुलह की बात की गई, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हल करने की बात की जाती है। चीन से तो हर वक्त भारत सुलह करने के मूड में रहता है, लेकिन कमज़ोर जो उनके हमसाए हैं उन कमज़ोर हमसायों को जो है वो हर वक्त दबाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि बांग्लादेश भी जो है वो अब अपनी फ़ौज मजबूत कर रहा है, क्योंकि अगर इंडिया आपका हमसाया है तो आप कोई, मेरा मतलब है कि बग़ैर फ़ौज रखे, बग़ैर मिलिट्री रखे रह नहीं सकते। ये बात बांग्लादेश को भी एहसास हो गई है, नेपाल को भी आज़ाद हो गई है। तो मेरा ख्याल है ये जो म्यांमार पे हुआ है इसको भारत के सारे हमसायों को मिलकर इसकी जो है मज़म्मत करनी चाहिए। और सना एक और स्टोरी भी है आज हमारे पास, वो है हुकूमत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला किया है। यस, किया है। मेरे ख्याल में जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई फोर्स नहीं थी जो चारों सूबों में मौजूद हो, और कई दफ़ा ऐसा फील होता था कि फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा लीवरेज ही नहीं है जिससे वो सूबे में अपने लिए कोई काम कर सके। मतलब जो पुलिस है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मतहत होती है, और फिर जब आप मांगते हैं तो आपको रेंजर्स और FC मंगानी पड़ती थी। तो अब उन्होंने FC को एक नेशनल फोर्स बनाने का ऐलान किया है, वफाकी फ़ौज। इस पर अमल दरामद के लिए वफाकी काबीना की तरफ से फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट 1915 में तरमीम की जाएगी और एक ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला किया है। इस फोर्स को फ्रंटियर कांस्टेबलरी फोर्स कहा जाएगा, और ये चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इसको काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। पूरे मुल्क में कहीं भी फेडरल गवर्नमेंट कोई एक्शन करना चाहती होगी, कुछ करती होगी, तो ये उसके मुताबिक ऑर्डिनेंस के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती की जाएगी, जिसके लिए मुल्क भर में दफातर भी कायम किए जाएंगे। तंजीम-ए-नौ फ्रेमवर्क के तहत फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। अच्छा, फौजियों को इसकी कमांड नहीं दी जा रही, ये फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है इसकी कमांड पुलिस सर्विस के जो लोग हैं, मतलब को IG रैंक का अफसर होगा जो इसकी कमांड करेगा। जैसे अभी IG इस्लामाबाद है, IG पंजाब है, IG KP है, IG बलूचिस्तान है, IG गिलगित बल्तिस्तान है। अब एक IG फ्रंटियर कांस्टेबलरी भी होगा। फेडरल कांस्टेबलरी के क़याम से मुल्क की दाखिली सलामती और अमन व अमा के क़याम में खातिर मदद मिलेगी। इस इक़दाम को कौमी सतह पर दाखिली सलामती के तरीक़ाकार को मजबूत करने
और मरकज़ी बनाने की वसी तर कोशिशों का हिस्सा दिया। दरअसल फेडरल गवर्नमेंट के पास एक फ़ोर्स होनी चाहिए, ये सबका ख्याल था कि फेडरल गवर्नमेंट के पास एक फ़ोर्स होनी चाहिए जो सूबों की मदद भी करे और जो फेडरल गवर्नमेंट के का तहफ़्फ़ुज़ भी करे। तो ये फ्रंटल कांस्टेबलरी बनाई जा रही है। मेरे ख्याल में हम बार बार जब भी मुहर्रम आ गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ गया, तो हम फ़ौज तलब करते थे। हर जगह आपको पता है ना, हर इशू पर फ़ौज तलब की जाती थी। तो ये मेरे ख्याल में फ्रंटल कांस्टेबलरी के बन जाने से और वो सूबों की मदद के लिए ये भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकेगी, इसकी अपनी ताकत होगी और ये एक एडिशनल फोर्स बनाई जा रही है। मेरे ख्याल में ये अच्छा स्टेप है और वफाकी हुकूमत के पास ऐसी एक फोर्स पूरे मुल्क में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल साहब, एक गिरफ्तारी लाहौर में जो अमल में लाई गई है, एक शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, बड़ा टॉप ट्रेंड कर रहा है वो शख्स। मेरे ख्याल से हम वीडियो तो ज़ाहिर नहीं चला सकते, नाज़ेबा गुफ्तगू थी उसकी तरफ से, ठीक है, लेकिन एहतजाज तो हर पाकिस्तानी का हक है ना। गालम गलूच हर पाकिस्तानी का हक नहीं है जी, आप मेरी बात समझें। गंदी गालियां देना किसी पाकिस्तानी का हक नहीं है कि वो चाहे कि वो गंदी गालियां दे। मेरे ख्याल में वो उमर रसीदा बुजुर्ग थे, हैं, उनको गंदी गालियां नहीं। एहतजाज करना आपका हक है, तनकीद करना आपका हक है, लेकिन गंदी गालियां देना आपका हक नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो रवाज शुरू हुआ है ट्रोलिंग का और गंदी गालियां देने का एक दूसरे को, हम सोशल मीडिया पे भी बहुत देखते हैं और एक जमात के कारकुनों से हमें ये शिकायत भी है कि उन्होंने गालम गलूच का कल्चर बहुत परवान चढ़ाया है। तहरीक इंसाफ की बात करें तो मेरे ख्याल में ऐसे जो गालम गलूच करे वो हमारा हीरो नहीं हो सकता, जो गंदी गालियां दे वो हमारा हीरो नहीं हो सकता। मैं ये भी मानता हूँ कि जो रियासत ने जवाब में उसके साथ किया है, गिरफ्तार किया है, माफ़ी की वीडियो है, मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं गालम गलूच को भी सपोर्ट नहीं करता। ये तो बेहतरीन तज्जिया होगा आपकी तरफ से कि जो रियासत ने किया वो भी ठीक नहीं था, जो उस शख्स ने किया वो भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। दो गलत काम एक सही नहीं बन सकते, लेकिन पाकिस्तान में गालम गलूच की सख्त सजा होनी चाहिए। उसके बाद अगर पाकिस्तान में ये कानून होता कि गालम गलूच की सख्त सजा है, तो फिर मेरे ख्याल में बाबा जी का सॉफ्टवेयर अपडेट ना करना पड़ता, उनको जेल भेज दिया जाता और उनको सजा हो जाती, क्योंकि उन्होंने खुलेआम गालियां दी हैं, उनको इसके लिए मजीद सबूत की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ गालम गलूच की कोई सज़ा नहीं है, आप किसी को जितनी मर्जी गंदी गाली दे दें, उसके पास जवाब में क्या लीगल रेमेडी है कि वो आपको। अच्छा, लोग वैसे भी अब तनकीद करने से बाज आ चुके हैं क्योंकि लोग डरते हैं। आप मार्केट्स जाएं ना, आप लोगों के पास जाएं, बात करें तो वो कहते हैं कि भाई हम किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहते। नहीं, लोग गालियां देने से डर गए हैं, तनकीद हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। लोग तनकीद करते हैं, लेकिन एक जमात ने गालम गलूच को तनकीद बनाया है, तो मैं ये कहूँगा कि गालम गलूच तनकीद नहीं है। ठीक है, तनकीद और चीज़ है और गालम गलूच और चीज़ है, तो आप फर्क रखें और गालियां देने वाला हमारा हीरो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, कश्मीर को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज मुल्क भर में यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है और यौम शहदाए कश्मीर हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। 13 जुलाई 1931 को उन 22 कश्मीरियों को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए मनाते हैं ये दिन, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की डोगरा फोर्सेस के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। इस पर बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, जबकि हुर्रियत रहनुमा है अब्दुल हमीद लॉन, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। हमीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। लोन साहब, यौम शहदाए कश्मीर हर साल हम मनाते हैं और ये मकबूजा कश्मीर में भी मनाया गया। आज मकबूजा कश्मीर में क्या सूरत हाल रही यौम शहदाए कश्मीर पर? 13 जुलाई यौम शहदाए कश्मीर कश्मीर की तारीख में एक संगमील है और आज ही के दिन 1931 में कश्मीरी कौम इज्तिमाई तौर पे उठ खड़ी हुई थी और मजहमत का ऐलान हुआ, जहां श्रीनगर के अंदर डोगरा हुक्मरानों के खिलाफ कश्मीरियों ने एक ऐसी नज़ीर कायम की, मिसाल कायम की, इस्लाम की तारीख में अजान देते हुए 22 लोग जाम शहादत नोश कर गए। आज जब हम उनको याद करते हैं तो वहीं कई दहाइयाँ गुजर गई हैं, कश्मीरी अपने हक खुद इरादियत से महरूम है, अपने बुनियादी जो हुकूक है उनसे महरूम है। तो वहीं श्रीनगर में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, जहां भारतीय फौज इस वक्त काबिज है और हर घर के बाहर, हर चौराहे पे, हर सड़क पे आपको भारतीय काबिज फौजी नजर आएंगे। तो वहीं कश्मीर के अंदर लाकानूनियत है,
जबर है, नाइंसाफियाँ, वहाँ पर लोगों को मावरे अदालत कत्ल करना, जाली मुकाबलों में शहीद करना, इसी तरह से जो ड्रैकोनियन लॉज हैं उनके अंदर कश्मीरियों को गिरफ्तार करना, पाबंद सलासल, और इस तरह से हजारों की तादाद में हमारे नौजवान लीडरशिप हिंदुस्तान के दूर दराज जेलों में पाबंद सलासल है। तो वहीं मज़ार शुहदा पे नाकाबंदी की गई है, रास्तों पे रुकावटें खड़ी की गई है। तो वहीं हुर्रियत क़यादत या जो कश्मीरी अवाम है अपने उन शुहदा को याद करते हैं, मज़ार शुहदा पे उनकी कब्रों पे फूल निछावर करते हैं, लेकिन भारतीय फोर्सेस ने वहाँ रुकावटें खड़ी कर दी है, लोग घरों के अंदर महसूर है। तो वहीं कश्मीर के अंदर जो हम पिछले 7 दहाइयों से देख रहे हैं, जहाँ भारतीय जुल्म व जबर है, जहाँ पर कश्मीरियों के जो बुनियादी हुकूक है उनको सलब किया गया, हमारे मजहबी हुकूक वहाँ सलब है, वहाँ पर इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वहाँ पर गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ, इसी तरह से NIA हो या हिंदुस्तान की एजेंसियां, उन्होंने कश्मीरियों का जीना हराम कर दिया है। कश्मीर तो इस वक्त एक बड़ा मिलिट्रीराइज्ड जोन है, जहां पर 1.5 मिलियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस बैठी है, और हिंदुस्तान नॉर्मलसी की बात करता है, हिंदुस्तान नए कश्मीर की बात कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से जब हम देखें जबर, लाकानूनियत, कैदोबंद की सोबतें, तो ये हिंदुस्तान के मुंह पे तमाचा है कि जहाँ कश्मीरी जिनकी चौथी जनरेशन ये फेस कर रही है। तो वहीं हमारा जो जज्बा हुर्रियत है इंशाल्लाह वो हिमालय की चोटियों से भी बुलंद है, और आज हम उन शुहदा के मिशन को पाए तकमील तक ले जाने की एक मरतबा फिर जो है ना वो अहद करते हैं। और वहीं ये आज लोन साहब कोई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज कोई तकरीब मुनक्कद करने की कोशिश की, कोई उन्हें तकरीब इस हवाले से करने की इजाज़त मिली मकबूजा कश्मीर में? पहली बात यह कि हुर्रियत क़यादत इस वक्त सारी जेलों में पाबंद सलासल है, घरों में नजरबंद है। मीरवाइज साहब को भी घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया है। जो मज़ार शुहदा है वहाँ पर रुकावटें खड़ी कर दी गई है, और कल से ही भारतीय फोर्सेस वहाँ पर चेक पॉइंट उन्होंने नाकाबंदियाँ की है, तो लिहाजा रुकावटें खड़ी की गई है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन सेल्स पाइपलाइन के दूसरी तरफ जब हम देखें मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, पाकिस्तान भर में, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में और दुनिया भर में इस दिन को मनाया जाता है और उन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जाता है। हम कश्मीर में इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस है, वहाँ पर पाबंदियाँ हैं, वहाँ पर जबर है, वहाँ पर लाकानूनियत है, और जहाँ हुक्मरान पार्टी भी ये दिन मनाती थी, ताहम वो भी बाहर घरों से नहीं निकल सके क्योंकि हिंदुस्तान ने पाबंदियां लगाई। लेकिन फारूक अब्दुल्ला वगैरह भी यौम शुहदा कश्मीर तो मनाते हैं, वो भी मनाते हैं। बिल्कुल, वो भी इस दिन को मनाते थे, जिस तरह से मैंने कहा कि वहाँ पर हुक्मरान पार्टी भी मनाती थी। लेकिन हिंदुस्तान ने तो श्रीनगर की जामिया मस्जिद पे भी कुफल लगाया है, वहाँ पर तो ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, वहाँ पर तो आशूरा का जुलूस निकालने नहीं दिया जाता है। कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी। दूसरी तरफ से यात्री लाखों में आ रहे हैं, दड़ोदड़ आ रहे हैं, उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, उन्होंने माहौलियात को भी खराब किया है, उन्होंने वहाँ पर लोगों को कारोबार भी बंद करवा दिया है। तो ये हिंदुस्तान की जो चिनगियाई पॉलिसी है, जो वो कश्मीर के हवाले से दुनिया को एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है जो हकीकत से बहुत दूर है। बिल्कुल। तो लिहाजा आखिरी सवाल अब्दुल हमीद साहब, पहलगाम वाक़ये के बाद कश्मीरियों पर पहले से कई गुना ज़्यादा मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनके घरों को, उनके कारोबार को, यहाँ तक के नौजवान कश्मीरियों को भी उठा के लापता किया जा रहा है, उस हवाले से भी बताइएगा। पहलगाम का जो ड्रामा रचाया गया, दरअसल हिंदुस्तान सियासी फायदा उठाना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान को ये बैक फायर हुआ, चूंकि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जहां पाकिस्तान को बदनाम करना था, कश्मीरियों को बदनाम करना था। जब कश्मीरी बाहर आए, जब गोदी मीडिया उनसे बातचीत कर रहा था, तो वहां के जो मनाजिर थे वो बड़े दीदनी थे। वो हिंदुस्तान के इस बयानिए को मुकम्मल तौर पर रद्द कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को किसी भी सूरत इसका मौरद इल्जाम नहीं ठहराते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की एजेंसियों ने किया। तो उसके बाद जिसने भी बात की है उसको गिरफ्तार किया गया है और 3000 से ज्यादा उस दौरान गिरफ्तार हुए और घरों को मिसमार किया गया है। तो ये लाकानूनियत हिंदुस्तान की फोर्सेस जो वहां पर कर रही है, मैं समझता हूँ कि मोदी का ये फेलियर है।
वो हमारे जज्बे को खत्म नहीं कर सकता है, वो हमारे हक खुद इरादत को खत्म नहीं कर सकता है। ये हक पे मुबनी तारीख है। वो जितना भी झूठ बोले, वो जितना भी फेक नैरेटिव अपनाए, दुनिया अब तस्लीम करने वाली नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से जब हम देखते हैं मोदी इस वक्त शिकस्त से दो चार है, मोदी अब दुनिया में आइसोलेट हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कई मरतबा कहा मैं मसले कश्मीर हल करूंगा, और जहां सीज फायर भी मोदी के कहने पे डोनाल्ड ट्रंप ने कराया, तो लिहाजा हिंदुस्तान ये जंग हार चुका है। हिंदुस्तान अब किसी भी सूरत अपने आप को मनवा नहीं सकता है। वो झूठ पे मुबनी खबरें, जाली खबरें फैला रहा था, दुनिया को गुमराह कर रहा था। तो लिहाजा हकीकत को तस्लीम किया जाए। अगर हिंदुस्तान बचना चाहता है, उन गरीबों पे जो लाखों करोड़ों की तादाद में सड़कों पे सोते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको बचाना चाहता है, उनकी तरफ तवज्जो दें। अब्दुल हमीद साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। आज यौम शोहदाए कश्मीर है, और जैसे कि अब्दुल हमीद लोन साहब ने बताया, इसकी एक तारीख़ी अहमियत है। और मैं समझता हूँ जो जद्दोजहद 1931 में शुरू हुई वो आज तक जारी है, और कश्मीरी उसी तरह मज़ाहमत कर रहे हैं और उसी तरह जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में जो डोगरा राज में कश्मीरियों पर मज़ालिम थे, आज मकबूजा कश्मीर में भी वही डोगरा राज अपनी जगह मौजूद है और वही मज़ालिम मौजूद हैं। भारत जो म्यांमार पे अटैक किया है, वो उस पर हमने सेकंड सेगमेंट में बात तो कर ली है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हर साल ये यौम शोहदाए कश्मीर जो है वो हमें ये याद दिलाता है कि हमें कश्मीर की जद्दोजहद की आज़ादी को ज़िंदा रखना है। बेशक। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका भी। मुझे सना कहमान को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।